एक दिन ईशा, ईरा और मियाँ ट्यूशन से घर लौट रही थीं। रात हो चुकी थी और चांदनी हल्की हल्की थी। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ बस सन्नाटा था। तभी रास्ते पर उन्हें तेज मसालों की खुशबू आई। सामने देखा तो एक पुरानी ठेली खड़ी थी। उस पर एक बूढ़ी महिला पानीपुरी बेच रही थी। आओ बच्चों, मेरी पानीपुरी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, महिला ने कहा। तीनों एक पल के लिए झिंझके। मियाँ ने कहा, अरे ये तो बस एक बूढ़ी पानीपुरी वाली है, डरने की क्या बात है। ईशा और ईरा ने सहमति जताई। वे ठेली के पास गए और पानीपुरी खाने का फैसला किया। पहली पानीपुरी खाते ही ईरा को लगा कि उसका सिर चकरा रहा है। ईशा के हाथ ठंडे पड़ने लगे और मियाँ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज गायब हो रही हो। तुमने क्या किया? ईरा ने कांपते हुए पूछा। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान भयावह थी। तुमने मेरी पानीपुरी खाई, अब तुम बच नहीं सकते, उसने कहा। अचानक ठेली के आसपास अंधेरा छा गया और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। महिला हंसते हुए बोली, जो मेरी पानीपुरी खाता है वो कभी वापस नहीं जाता। डर के मारे तीनों पीछे हटने लगे, पर उनके पैर जमीन में जकड़ गए थे। हमसे क्या चाहती हो? तीनों ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मुझे अपने खेल के लिए नई आत्माएं चाहिए। तुम मेरे शतरंज के प्यादे बनोगे? तभी ईशा ने अपनी जेब से एक भगवान की मूर्ति निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। उसने उसे महिला की ओर बढ़ाया। चुड़ैल चीखने लगी। नहीं, ये मत करो। एक तेज चमक हुई और महिला और ठेली गायब हो गई। ईशा, ईरा और मियाँ ने मुश्किल से अपने पैर छुड़ाए और वहां से भागे। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि उनकी हथेलियों पर छोटे छोटे निशान थे, जैसे शतरंज के प्यादे। उस दिन से वे कभी उस रास्ते पर नहीं गए, लेकिन रात को कभी कभी उन्हें मसालों की हल्की खुशबू और दूर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती थी। मेरी पानीपुरी फिर खाओगे? मियाँ ने काम से घर लौटने में देर कर दी थी। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। मियाँ अपनी कार चला रही थी। रेडियो पर धीमे गाने बज रहे थे और वह घर पहुंचने की जल्दी में थी। जैसे ही वह पुराने पुल के पास पहुंची, अचानक उसकी कार के सामने एक सफेद छाया आ गई। मियाँ ने घबराकर ब्रेक मारा और कार जोर से चीखते हुए रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कार की हेडलाइट्स में देखा, एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। मियाँ ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, आप ठीक हैं? आपको कोई मदद चाहिए? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सीधी मियाँ पर टिकी थीं। मियाँ को महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है। अचानक वह औरत मियाँ की ओर बढ़ने लगी। मियाँ ने घबराकर कार का गियर लगाया और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कार ने चलने से इनकार कर दिया। औरत धीरे धीरे कार के पास आ गई। मियाँ का सांस रुकने लगा। तभी औरत ने गाड़ी की खिड़की पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मुझे मदद चाहिए। उसकी आवाज गूंज रही थी। मियाँ ने खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाई और कहा, आपको क्या चाहिए? मैं पुलिस को फोन कर सकती हूं। लेकिन औरत अचानक गायब हो गई। मियाँ ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती रही। इस बार कार स्टार्ट हो गई और मियाँ ने पूरी ताकत से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। जब वह घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, पुल के पास वो औरत कई साल पहले एक दुर्घटना में मारी गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी मदद मांगने के लिए वहां भटकती है। मम्मी ने बाजार से पिंकी के लिए एक सुंदर गुड़िया खरीदी। गुड़िया का नाम था मीठी और वह फ्रॉक पहने हुए मुस्कुरा रही थी। पिंकी ने बड़े प्यार से गुड़िया के साथ खेला। वह हर रात गुड़िया के साथ सोने चली जाती। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, पिंकी को एक हल्की हंसी सुनाई दी। कौन हंस रहा है? पिंकी ने डरते हुए पूछा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उस रात गुड़िया खुद ब खुद पिंकी के बेड से गिर गई। पिंकी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगीं। वह धीमे से बोली, लुक्का छुपी खेले? पिंकी बेहद डर गई और जाकर मम्मी पापा के साथ सो गई। अगले दिन जब पिंकी ने छोटू को सारी बात बताई तो उसने देखा कि गुड़िया का चेहरा बदल गया है।
उसकी मुस्कान अब गुस्से वाली बन गई थी। पिंकी और छोटू डर गए। अगले दिन वे गुड़िया को गांव के तालाब में फेंक आए, लेकिन आज भी अगर कोई उस तालाब के पास जाता है तो एक धीमी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई गुड़िया बोल रही हो, मेरे साथ लुका छुपी खेलोगे? समीर मोबाइल फोन के गेम्स में इतना खो गया था कि घर के बाहर खेलना लगभग भूल ही गया। मां अक्सर कहती, समीर बाहर जाकर खेलो, लेकिन समीर के लिए डिजिटल गेम्स ज्यादा रोमांचक लगते थे। एक दिन समीर के मोबाइल पर एक नया गेम डाउनलोड हो गया। उस गेम का नाम था जादुई लुका छुपी। जैसे ही समीर ने गेम खोला, एक आवाज आई, क्या तुम तैयार हो सबसे बड़े डिजिटल खेल के लिए? लेकिन याद रखना, नियम तोड़ने पर गेम का नतीजा खतरनाक हो सकता है। समीर ने सोचा, बस गेम ही तो है। वह बिना सोचे स्टार्ट बटन दबा देता है। अचानक समीर को ऐसा लगा मानो वह स्क्रीन के अंदर खींच लिया गया हो। अब वह खुद गेम की दुनिया में था, सब कुछ डिजिटल लेकिन असली जैसा। समीर को ऐसा लगने लगा कि कोई परछाइयां उसके पास खड़ी है। तभी सामने स्क्रीन पर आया, अगर तुम सच्चाई के द्वार तक नहीं पहुंचे तो तुम हमेशा के लिए इस गेम में फंस जाओगे। समीर घबरा गया। अब यह मजाक नहीं था। चारों ओर अजीबोगरीब जगहें थीं। एक बर्फीला जंगल, झील की सतह पर पुल। थोड़ा आगे जाते ही समीर ने देखा कि गेम में उसके कुछ डिजिटल दोस्त भी हैं जो यहां खो गए थे। हमें मिलकर छुपे हुए द्वार को ढूंढना होगा, समीर ने सबको कहा। सब लोग बर्फीले पुल पर आ गए। वहां कुछ बर्फ के बटन थे जिस पर पैर रखते ही राक्षस प्रकट हो जाते। सभी ने ध्यान से रास्ता पार किया। समीर ने देखा कि राक्षस पीछे आ रहा है और देखते ही देखते कुछ परछाइयां समीर और उसके दोस्तों के सामने आकर खड़ी हो गई। समीर और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भागे। तभी उनको एक टनल दिखा और वो उसके अंदर चले गए। समीर और उसके दोस्तों ने पहली चुनौती पार की। जैसे ही वो टनल से बाहर आ गए, वहां एक पहेली सामने आई, जिसने बाहर की दुनिया में खेल छोड़ा वह यहां फंसेगा। असली दोस्त खेल के मैदान पर बनते हैं, स्क्रीन पर नहीं। समीर समझ चुका था कि यह सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक सबक सिखाने वाली दुनिया थी। आखिरकार समीर और उसके दोस्तों ने मिलकर सच्चाई का द्वार देखा, लेकिन गेट पर एक आखिरी प्रश्न आया, क्या तुम वादा करोगे कि असली खेल का महत्व समझोगे और दोस्तों के साथ बाहर खेलोगे? समीर जोर से बोला, हां, मैं वादा करता हूं। और एक तेज रोशनी के साथ द्वार खुल गया और समीर जादुई दुनिया से बाहर आ गया। समीर ने खुद को अपने बिस्तर पर पाया और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब समीर जाकर अपने मां से माफी मांगता है और वह तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है, चलो लुका छुपी खेलते हैं, असली वाली। अब समीर मोबाइल पर गेम खेलने के बजाय अपने दोस्तों के साथ पार्क में दौड़ता और हंसी खुशी लुका छुपी खेलता। उसे यह एहसास हो चुका था कि असली खेल का मजा और दोस्ती। अब कहते थे कि उस घर में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन एक दिन मनीष और उसकी बहन सोनल ने तय किया कि वे उस घर की सच्चाई जानने जाएंगे। वो दोनों घर के सामने खड़े थे। पुराना और जर्जर दिखता घर उनकी आंखों के सामने खड़ा था। दरवाजे पर एक पुराना ताला पड़ा था, लेकिन मनीष ने उसे खोल दिया। अंदर कदम रखते ही अंधेरा छा गया। कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी के धीरे धीरे चलने की। सोनल डर के मारे मनीष से सट गई, लेकिन वह भी घबराया हुआ था। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर देखा। वहां एक पुराना बिस्तर था जिसके ऊपर धूल जमा हुआ था। अचानक बिस्तर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। सोनल ने मनीष से पूछा, क्या तुमने वो सुना? फिर अचानक बिस्तर से एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया और वह मुस्कुरा रहा था। मनीष और सोनल डर के मारे घबरा गए। बच्चा बोला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? रवि हर बात को मजाक में लेता था। अपने दोस्तों के साथ एक पुराने खंडहर नुमा हवेली में चला गया। यह हवेली बदनाम थी क्योंकि लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा कंचना रहती है। रवि ने मजाक करते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, आज मैं इस हवेली में पार्टी करूंगा। तभी अचानक से खिड़की खुलने और दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। उसके दोस्त डर गए, लेकिन रवि बोला, अरे ये तो पुरानी हवेली है, खिड़कियां खुद खुलती हैं। तभी रवि को लगा कि कोई उसकी पीठ थपथपा रहा है। उसने पलटकर देखा तो अचानक पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजी। तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई। लंबे बाल, लाल साड़ी
और भयानक आंखों वाली कंचना खड़ी थी। बाकी दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन रवि वहीं खड़ा रहा। उसने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, क्यों डराने का काम करती हो? मॉडलिंग क्यों नहीं करती? कंचना अचंभित रह गई। उसे ऐसी बातों की आदत नहीं थी। उसने चौंक कर पूछा, तुम मुझसे डरते नहीं? रवि ने जवाब दिया, डरता तो हूं, लेकिन डर के आगे मजाक है। कंचना ने गुस्से में कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और उसने हवेली के फर्श को हिलाना शुरू कर दिया। रवि ने फिर कहा, वाह, तुम तो वाकई में टैलेंटेड हो। डांसिंग शो में क्यों नहीं जाती? कंचना का गुस्सा थोड़ी देर में गायब हो गया। उसने सोचा, यह लड़का अजीब है, मुझसे डरने के बजाय मेरी तारीफ कर रहा है। धीरे धीरे कंचना और रवि के बीच बातचीत शुरू हुई। रवि को पता चला कि कंचना इस हवेली में इसीलिए रहती है क्योंकि वो एक पुराने खजाने की रखवाली कर रही थी। रवि ने कहा, तो चलो उस खजाने से तुम्हारे नाम का एक NGO शुरू करते हैं, गरीबों की मदद करेंगे। कंचना को यह विचार पसंद आया। उसने खजाने की जगह रवि को बताई और कहा, अगर तुम सच में ये काम करोगे तो मैं इस हवेली को छोड़ दूंगी। रवि ने कंचना के साथ मिलकर एक NGO शुरू किया और हवेली को भी एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। अब लोग उस हवेली को देखने आते और कंचना उन्हें डराने की जगह गाइड बनकर किस्से सुनाती। कंचना और रवि की दोस्ती ने साबित कर दिया कि भूत भी इंसान जैसे होते हैं।